हाँ फुगा पालागी। अरे तुमने कछु सुनी? हवार कहते हैं जैसे सिनेमा हालन में एक ठो फिल्म लगी है जेको नाम है आदि पुरुष। हाँ में कहते रामायण मैया को जगदम्बा को बड़ो अपमान करो है बनान वारन ने। अरे बताओ यार फुगा, बता तो है कि वो में हनुमान जी के बहुत ऐसे डायलॉग मारे हैं कि अरे कपड़ा तोरे बाप को तो जल है लंका तोरे बाप की, और ऐसी काली रंग का सोने की लंका के कलिया बना दो है, और ओखे रावण के चमगादड़ में बिठा के उड़ा रहे और ऐसे अभद्र तरीका से बातचीत हो रही। ऐसो बताओ भला, ऐसो कब हो थे का हिंदुआई धर्म में लथे इन्हें ऐसो बर्बाद करवे के लाने? बताओ जरा, हमारे भगवान को, हमारे ग्रंथ रामायण को ऐसो अपमान कर वो अच्छी बात है? और ऊपर से सुनवे में आ रहा हो कि कहते हैं आज के बच्चा जैसे समझे वैसे समझे। तो हम तो जाई कहते हैं कि तुम जा बताओ कि तुम्हारे बच्चा अगर तुम्हारे बाप दादों के न जाने तो क्या तुम अपने बाप दादा बदल दे हो? भाई जो शास्त्र में लिखो है, जो ग्रंथ में लिखो है, वो बच्चन के समझाए में तुम्हारो का हो रहा हो? नहीं तुम खुद बताओ ने, अगर हम गलत कहें तो आज रामायण में कितनों रामचंद्र भगवान ने माता पिता गुरु को सम्मान करो है, और तुम का दिखा रहे हो जो का तमाशा आया है? तो अब आप समझ ही गए होंगे कि हमारी आज की गेस्ट कौन है और आज हम किनसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूजा पाठक बड़गैया जी की, जो कि अभी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। और ये किसी पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हम बताना चाहेंगे कि ये एक बेहतरीन कॉमेडी एक्टर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, और आपके इंस्टा पर रील्स बहुत ही पॉपुलर हैं और मिलियंस में आपके व्यूज़ हैं। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है पूजा जी आपका हमारे स्टूडियो में। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई? मेरी एजुकेशन एक छोटे से गांव से हुई है। मैं गांव में पली बढ़ी हूँ, गांव में ही मेरा जन्म हुआ और गांव में ही मेरा एजुकेशन गांव से चालू होके धीरे धीरे करके वो शहर तक पहुंचा और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है एमए से, और अब मैं आपके सामने हूँ जो भी हूँ। जी बिल्कुल। हमें ये बताइए कि आप जो कॉमेडी एक्टर हैं, तो आपको कब लगा कि मुझे ये करना चाहिए, या इस तरफ झुकाव कैसे हुआ? देखिए मैम, झुकाव का तो ये कह सकते हैं कि जो कि मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, तो जब स्कूल जाते थे तो स्कूल जाते वक्त मम्मा ये बोले कि कुछ भी हो तुमको करना है, क्योंकि मेरी माँ शहर की हैं और शहर से ही पली बड़ी हैं और उनका एजुकेशन भी बहुत अच्छा है। तो वो हमेशा ये सिखाती थी कि अगर आपको कुछ करना है, कुछ बनना है, और अगर आपको अपने टीचर्स की नज़रों में एक बेहतरीन इज्जत बनानी है तो स्कूल में कुछ भी होगा करो। जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त आता था तो मम्मी तैयारी करवाती थी कि ये गाना गा देना, ये गीत गा देना, ये चुटकुला सुना देना। तो वहाँ से चलते चलते एक जो डर होता है अंदर कि हम सबके सामने बोल कैसे पाएंगे, कैसे बात कर पाएंगे, वो डर चला गया, बचपन से ही चला गया। फिर जब कॉलेज में आए, स्कूल में आए तो घर में जाते थे, क्योंकि गांव की लड़की जब शहर में पढ़ाई करने के लिए आई तो ये फेस करना पड़ता था कि चिटिंगबाजी करते थे लोग कि अरे गंवार हैं, अरे इनको कुछ नहीं आता, अरे ये तो गांव से आते हैं। तो घर में जाके जब रोते थे तो मम्मी बोले कि क्यों रोना, क्या हो गया? तो बताते थे कि वहाँ पे जाते हैं ना तो बच्चे चिटिंग करते हैं, चिढ़ाते हैं कि हम गांव के हैं, हमको अच्छे से रहते नहीं आता, हमको अच्छे से बोलते नहीं आता। तो वहाँ पे माँ इतना सपोर्ट करती थी कि नहीं, वो चिढ़ाने दो, पर जो आप यहाँ थे, जैसा आपका एजुकेशन यहाँ चला, जो आप बढ़ चढ़ के हर चीज में यहाँ पर हिस्सा लेते थे, वो चीज को कंटिन्यू रखो। एक दिन आएगा कि सारे टीचर आपको पूछेंगे, वो जो शहर के बच्चे आपके चिटिंग करते हैं या आपको कहीं ना कहीं पीछे करने की कोशिश करते हैं, वो सब बैठ जाएंगे, पर आप अपने हुनर को बस मत गिराओ। तो उस प्रेरणा को लेके किया और फिर पाया भी। एक समय ऐसा भी आया, मैंने कमला नेहरू स्कूल जो कि ये गंजीपुरा में है, वहाँ मैंने 11th-12th किया, क्योंकि 10th तक का एजुकेशन तो गाँव में ही हो गया। और पापा शहर जॉब करने आते थे तो पापा के साथ आना जाना ये बहुत सूटेबल हो गया कि पढ़ाई करने जाएंगे तो पापा के साथ चले जाएंगे, फिर बस से आ जाएंगे, क्योंकि 25 किलोमीटर रोज आना और 25 किलोमीटर जाना
बहुत डिफ़िकल्ट होता था, पर फिर भी माँ बाप का सपोर्ट था तो वो किया और फिर वो पाया भी। बिल्कुल। हमने अक्सर देखा है कि आप रील्स बुंदेली में ही बनाती हैं, ऐसा क्यों? बुंदेली में रील्स बनाने का ये है कि बुंदेली एक बहुत प्यारी भाषा है। बिल्कुल, बहुत मीठी मतलब भाषा है। अगर आप बैठे हैं और अगर हमने आपसे कहा कि क्या हो रहा, तो आप उतनी खुशी नहीं होगी, लेकिन हमने अगर आपसे कह दिया आई जी जी क्या कर रही, बिल्कुल, तो आपके चेहरे में जो मुस्कुराहट बिल्कुल। आएगी, तो वो चीज लेके चलना था। क्योंकि हम जिस मिट्टी से पले बढ़े, जिस मिट्टी ने हमें ये सब दिया, जी। वो कहीं ना कहीं उसकी खुशबू को हम छोड़ना नहीं चाहते थे। बिल्कुल। हमने सोच लिया था कि अगर लोगों ने हमें गंवार कहा है तो गंवार सही, हम गंवार हैं तब भी हम बन के दिखाएंगे, हम करके दिखाएंगे। और फिर ईश्वर की इतनी कृपा हुई कि अगर हमने कदम बढ़ाया तो फिर परमात्मा ने हमको, बिल्कुल, और आपने करके दिखा दिया लोगों को। जी जी, बहुत बड़ी बात है। हमें ये बताइए पूजा जी कि आप कंटेंट कहाँ से लाती हैं? जी कंटेंट में क्योंकि आप हर टॉपिक पे रील्स बनाती हैं, जी, जो भी करंट होता है, तो वो आप लाती कहाँ से? खुद ही आ जाता है। क्या है कि अपन घर में अपने परिवार का काम कर रहे जी। हैं, किसी से बात कर रहे हैं, हमने देखा तो एकदम से वो दिमाग में आ जाता है कि ये इनने किया तो इस पे हम कैसे पंच मारें, हाँ। कैसे हम इस चीज को बताएं कि ये समाज में चल रहा है। क्योंकि हम जो बोलते हैं, आप इंग्लिश में बोलिए, आप हिंदी में बोलिए, लेकिन अगर आप बुंदेली में बोलते हैं तो वो गांव-गांव तक लोग समझते हैं, बिल्कुल। उसको सुनते हैं और उनके दिमाग में आता भी है। क्योंकि अगर कोई शहरी व्यक्ति गांव जाके वहां से शहर की भाषा में बात करेगा तो गांव का व्यक्ति नहीं समझता, लेकिन अगर वो उन्हीं की भाषा में उनसे बात करेगा, समझाएगा, तो बहुत प्यार से वो समझ जाते हैं और एक अपनापन भी बहुत अपनापन लगता है कि मतलब हमारा गांव है, हमारा देश है। और जैसे कि हम भारत देश में रहते हैं तो 75% जनसंख्या तो वो गांव से ही बिलोंग बिल्कुल, करती है, बिल्कुल। तो उनके लिए भी तो कुछ करना है। बिल्कुल। बस ये आपको कब और क्यों लगा कि इस फील्ड में जाना चाहिए? जब स्कूल में हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स करते थे और हमको जो वो प्राउड मिलता था गांव से कि जी। मतलब पापा जी खड़े हैं तो पापा जी को लोगों ने बोल दिया अरे तुम्हारी मोड़ी ने बहुत अच्छो बोलो, अरे भैया तुम्हारी मोड़ी तो बहुत अच्छो बोली। कभी माँ गई तो माँ को बोला, तो वो जो माँ बाप को खुशी मिलती थी सुन के, प्राउड फील। हाँ, तो वो ये लगता था कि यार ये रहना चाहिए, ये कहीं खोना नहीं चाहिए। तो फिर गांव से लेके स्कूल, शहर का स्कूल, फिर कॉलेज, सारी चीज़ों में उस चीज़ को हमने मेंटेन किया। तो कॉमेडी का तो ऐसा कुछ था, मतलब हमें खुद ही नहीं पता था कि हम क्या हैं, खुद ही नहीं। सहज में अपनी बात हाँ, शहर में हम अपनी बात कहते थे, लेकिन जब मैं कॉलेज में आई, करते तो थे एक्टिविटीज सब जगह थी, पर जब मैं कॉलेज में आई तो मेरी एक फ्रेंड थी अन्नपूर्णा सोनी, तो हम लोग यूथ फेस्टिवल चलता है हमारे कॉलेज में, मानकोर बाई महिला महाविद्यालय से मेरा ग्रेजुएशन हुआ। तो यूथ फेस्टिवल में हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो मैंने कहा यार मैं अभी कर लेती हूँ। तो उसने कहा ठीक है भाई, तू कर लेती है तो ऑडिशन दे दो, अभी ऑडिशन होने वाले हैं, तो बाहर सिलेक्शन होगा तो करना। ऑडिशन दिया, सिलेक्शन भी हो गया। मजे की बात ये थी कि मतलब ये लगता था कि हम कुछ भी बोले सब हंसें। तो मजे की बात ये थी कि उसमें एक रोल मिला कबाड़ी का। कुछ नहीं करना था, बस फील्ड में कबाड़ बेचना था। तो वो सिर्फ 2 मिनट का था कि बस आपको पूरी फ्लोर में आके एक बार कबाड़ बेचना है और जो वो महिला कबाड़ बेचेगी उसका थोड़ा सा दुखड़ा सुनना है, क्योंकि वो बहुत परेशान है। तो वो चीज जब हम वो अभी हमारे दर्शकों के सामने बिल्कुल बिल्कुल उसमें ये था, लोहा टीन टप्पर ले लो, अरे रद्दी के कागज, लोहा के का बर्तन हो तो बेचो। तो वो अंदर से निकल के आती है कि अरे भैया सुनो तो, अरे हम कबाड़ भी ले जाए यार। और वो इतनी गुस्से में वो महिला है कि वो हम ही से अपना रोना दिखाने लगी, बताने लगी कि मैं बच्चों से परेशान हूँ, मैं पति से परेशान हूँ, ऊपर से ये कबाड़। तो वहाँ से जो हमको कमेंट मिले, तो उस फ्रेंड ने मुझसे कहा, अभी एज ए मुंबई में वो वेब सीरीज में काम करती है अन्नपूर्णा सोनी, वो भी गांव से थी, मैं भी गांव से थी, तो हम दोनों की इतनी अच्छी बाउंडिंग थी। तो उसने कहा कि पूजा तू कॉमेडी करना। तो हमने कहा यार कॉमेडी, ये क्या कॉमेडी? बोले कुछ भी करना। तो हमारे पापा एक हमको कहानी सुनाया करते थे कि उनके मामा जी नरसिंहपुर से आए, और जब वो नरसिंहपुर से आए उनसे मिलने, तो
उन्होंने कहा कि हमने अपने जीवन में कभी सिनेमा हॉल नहीं देखा। तो पापा उनको लेके गए तो उनकी बहुत प्यारी स्टोरी बताते थे कि वहाँ पे मूवी चल रही थी, फिर घोड़े दौड़े तो वो सीट के नीचे घुस गए कि अरे बब्बू जे घोड़वा मोरे प्राण ले ले हैं दादा, ते कहाँ लेके आओ रे। और फिर जैसे बारिश हुई तो वो छत्ता, क्या है नरसिंहपुर के लोग भी बड़े प्यारे भोले से होते हैं, बारिश का मौसम है तो छाता साथ में है, गमछा साथ में है, तो वो छाता साथ में लेकर आए। तो वहां जब बारिश हुई तो पापा बताने लगे कि वो छाता खोल के टॉकीज के अंदर बैठ गए और लात मार के लोगों ने उनके छाते को तोड़ दिया। तो मैंने कहा यार एक बहुत प्यारी स्टोरी है, पापा सुनाते हैं मेरे, तो वो कर दूं क्या? तो बोले सुना। जब मैंने सुनाया तो लोगों को इतना मजा आया, बोले हाँ तुम कॉमेडी में पार्टिसिपेट करो। और वहां से मेरी कॉमेडी की शुरुआत हुई। मैं उसी को श्रेय दूंगी कि कहीं ना कहीं उसने वो चीज मेरे अंदर निकाली, देखी उन्होंने पहले। हाँ, उसने देखा कि भाई पूजा अगर कहीं खड़ी होकर बात कर रही है और अगर व्यक्ति रो भी रहा है तो वो फटाक से हंस देगा कि अरे ये पूजा की बात है। हाँ, तो फिर उसने जब ये बोला तो मैंने कहा मैं ये सुना दूं, मेरे पापा सुनाते हैं उनके, वो ये रियल था। तो उसने कहा ठीक है। मैम के पास गए, डॉक्टर सुलेखा मिश्रा जी हम लोगों की इंचार्ज थी, उनका भी बहुत सपोर्ट मिला मेरे को। तो जब हम वहां गए तो मैडम को हमने सुनाया तो मैडम इतना हंसी, बोले करो तुम। और उस दिन शायद ईश्वर की इतनी अपार कृपा थी कि वो हमने किया। हमने इंटर कॉलेज किया, हम इंटर कॉलेज जीत गए, उसको हमने इंटर स्टेट किया, हम इंटर स्टेट जीत गए। और फिर उस कॉमेडी को लेके हम नेशनल उतरे, क्योंकि नेशनल का कंपटीशन बहुत टफ होता है, उस वजह से वहां कहीं ना कहीं पीछे रह गए। लेकिन उस छोटी सी स्टोरी को नेशनल तक ले जाने का जो सफर था वो इतना प्यारा था कि फिर वो चीज आ गई अंदर कि नहीं यार हम ये भी कर सकते हैं। बिल्कुल। आपकी फैमिली से आपको कितना सपोर्ट है? देखिए क्या होता है कि जब हम किसी भी फील्ड पर चलते हैं तो परिवार जो होता है वो हमारी जड़ है, और जब किसी वृक्ष की जड़ उसका साथ देती है तो वो निश्चित ही एक दिन एक फलदार वृक्ष बनेगा। फलदार वृक्ष नहीं बनेगा तो छाया तो जरूर देगा। तो परिवार का बहुत सहयोग था। मम्मी पापा ने कभी भी, मेरे माँ बाप ने मुझे पीछे खींचने का प्रयास नहीं किया। और सौभाग्य इतना प्रबल था कि मुझे हस्बैंड भी ऐसे मिल गए कि उनका भी ये था कि भाई तुम जो करती हो उसको करना है। मतलब शादी हो गई, गांव की लड़की गांव में शादी होकर चली गई तो मतलब वो घूंघट के अंदर रह के किसी की इच्छाओं को दबा नहीं देना है जी। उसको आपको आगे बढ़ाना है। और मेरे ससुर जी, जो कि मेरा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आज हमारे ससुर जी हमारे साथ नहीं है, पर उनका इतना प्यार था, इतना कि वो ये कहते थे कि हम जैसे कभी अपने पापा से जैसे हम बात करते हैं वैसे हम अपने ससुर जी से भी करते थे। तो जब कभी हम उनसे बोलें कि पापा ऐसा करते हैं तो गांव के लोग कुछ बोलेंगे तो नहीं, तो वो कहते थे तुम करो, मैं हूं ना, मैं जवाब दूंगा। उनका भी काफी सपोर्ट था, बहुत सपोर्ट था उनका। उनने कभी भी ये नहीं मुझे बोला कि तुम, मतलब आजकल हम देखते हैं ना कि कहीं ना कहीं किसी की बेटी अगर किसी के घर की बहू बन के चली गई तो उसको दबाने का प्रयास किया जाता कि अब तुम बहू हो, ऐसा नहीं करना। वो चीज मुझे ससुराल में भी नहीं, शादी के बाद फैमिली की जिम्मेदारियों में ही इंसान दब जाता है। पूरा परिवार इतना सपोर्टेबल है मेरा, तो कहीं ना कहीं परिवार का इतना सपोर्ट है कि आज परिवार की वजह से ही यहाँ पे बैठे हैं। बिल्कुल। अब आप हमारे दर्शकों को क्या सुनाएंगे? आपके दर्शकों को मैं ये सुनाऊंगी कि जैसे कि अभी हम देख रहे हैं सडनली अभी योगा दिवस आने वाला है जी। तो योगा दिवस में मैंने अभी कंटेंट तैयार किया है, तो पहले आपको ही सुना देते हैं कि फोन लगा के दे आ रहा है बुआ पालागी, अरे सुना तेरे, अरे भैया योगा दिवस आ गो, अरे राम राम काय फुगा, अपने जमाने में कैसे चलत तुरी, रोज सियाने योगा करते दौड़ते हैं। बताओ अपने गांव घर की बिटियां जे दिन तो कितनी मुसीबत के रहे, मसाला कुचरो पीसो कूटो छानो, योगा योगा। अब तो जे दिवस चल गए हैं आगे के लगे फुआ, एक दिन जो का कर लो वो गए साल भर के फुर्सत। अरे अगर तुम्हें अपनी सेहत बनाने हैं तो रोज करो भैया, रोज करे सार है दादा, एक दिन में कछु नहीं होने। मनो का करो फुआ, आजकल को जमाना बड़ो खराब। बहुत खूब, बहुत खूब। आपने अभी योगा दिवस पर तुरंत बनाया और तुरंत हमको सुना दिया, बहुत बहुत मजा आया।
मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि फैमिली और अपना ये जो शौक, इसको आप कैसे मैनेज करती हैं? वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि आपका परिवार है, जो कि हम यहाँ शहर में रहते हैं, पति हैं, बच्चा है छोटा सा, जी। उसको मैनेज करते हुए हम अपने शौक को ज़िंदा रखे हैं। और कहीं ना कहीं हमको ये लगता है कि भाई आज हमारा पति है, हमारा बच्चा है, हमारा परिवार है, तो हम थोड़ी ना मर गए हैं। बिल्कुल भाई हम तो जिंदा है ना। तो ये चीज सब में होना चाहिए कि हम सारी चीजों को मैनेज करते हुए कहीं ना कहीं हम अपने आप को भी खो दें, ये परिवार की जिम्मेदारी नहीं होती। परिवार की जिम्मेदारी अगर असल मायने में देखी जाए तो वो है कि आप अपने आप को भी समाज में जागृत रखें, अपने परिवार को भी संभालें, अपने बच्चे को भी समय दें और अपनी मर्यादा के अंदर रहकर आप अपने काम को, क्योंकि भाई हम बैल थोड़ी ना है कि आज अगर हमारी शादी हो गई, हमारा बच्चा हो गया तो हम बैल हो गए कि वो हम इसको संभाल रहे हैं। तो ये बहाना है, मैं नहीं मानती कि ये चीज सोच के जो लोग बैठ जाते हैं कि अरे जिम्मेदारियों में फंस गए। भाई करने वाले लाखों जिम्मेदारियों को संभाल के भी अपने साथ में लेके करते हैं, क्योंकि हमारा अपना भी तो कुछ स्वाभिमान है, हमारा अपना भी तो कुछ है। तो हम परिवार की जिम्मेदारी के चलते उन चीजों को कैसे भूल जाए, उन चीजों को कैसे खो दे। तो वो सबको कहीं ना कहीं अपने अंदर जिंदा रखना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर बात कही है आपने और हमें लगता है कि लोग देखेंगे और इससे ज़रूर इंस्पायर होंगे। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हमारे सनातन धर्म में गुरुओं का बहुत महत्व है, तो क्या आपके भी कोई गुरु हैं? जी बिल्कुल, मैं तो आभारी हूँ ईश्वर की कि परमात्मा की असीम कृपा से मुझे ईश्वर ने ऐसे गुरु से नवाजा है जो कहीं भी किसी भी मुसीबत में, किसी भी कंडीशन में मेरा साथ देते हैं। और आज मैं जो कुछ भी हूँ वो केवलम गुरु कृपा, उनका आशीर्वाद हुआ, उनकी आज्ञा हुई कि पूजा तुमको ये करना है। क्योंकि अभी लास्ट टाइम मेरा ये चल रहा था कि मुझे पॉलिटिकल साइंस से पीएचडी करना है, तो मैंने कहा कि मैं पहले अपने गुरुदेव से आज्ञा ले लूँ, उसके बाद ही मैं फॉर्म डालूंगी। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा गुरुजी मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं पॉलिटिकल साइंस से पीएचडी करूं। तो उन्होंने कहा कि हम तुमको जो बोलते हैं तुम जो करती हो वही करो। अच्छा, तुम दिमाग अपना कहीं भी मत लगाओ, हमने जो बोल दिया। तो वो घर आके मैंने कहा यार नहीं, अगर हम मान रहे हैं कि भाई हम अपने गुरु की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं करेंगे और अगर हम उस चीज को मान रहे हैं तो फिर उन्होंने बोल दिया, बस वो पत्थर की लकीर है और अब करना है। तो मैंने फिर गुरु की आज्ञा हुई, माता पिता का सपोर्ट मिला, पति का सपोर्ट मिला, तो मैंने कहा कि नहीं, अब मैं इंस्टाग्राम पर अपना ये चालू करूंगी और बस ईश्वर का प्रसाद है मेरे लिए। अब परमात्मा जहाँ तक ले जाएगा मैं पीछे नहीं हटूंगी किसी भी कीमत पर। बहुत आपकी नज़र में आजकल के जो इन्फ्लुएंसर हैं वो लगभग सारी हदें पार कर जाते हैं अपनी पब्लिसिटी के लिए। आपको क्या लगता है कि मर्यादा में रहकर भी व्यूज़ और लाइक्स बढ़ाए जा सकते हैं? देखिए, आज के समाज में हमको देखने ये मिलता है कि इंसान बैल हो गया है। बैल है कि एक बैल अगर किसी राह पर चला है तो हम बैल की तरह उसके पीछे भाग जाएंगे। हम अपना अस्तित्व क्यों खो दें? अगर आपके अंदर हुनर है, आपके अंदर कला है, तो आप 1.5 हाथ का घूंघट डालकर भी उसको दिखाएंगे समाज को, तो वो निकल के आएगा। क्योंकि जो चीज आपको परमात्मा ने दी है वो छीनेगा नहीं, क्योंकि उसने दे दिया सो दे दिया, वो लेगा थोड़ी ना। उस चीज को पाने के लिए हम अपने अंगों का प्रदर्शन करें, हम अपने अभद्र तरीके के, जो कि हम देखते हैं कितनी गंदगी मचा रखी है लोगों ने, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं। भाई ये क्या है? आप समाज को क्या दे रहे हैं? हम उस देश के वासी हैं, हम उस भारत के निवासी हैं जहाँ पर महिलाओं ने इतिहास लिखे हैं। आज अगर हम रामायण पढ़ते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं, तो अगर माता सीता ना होती तो क्या रामायण होती? अगर हम आज कृष्ण को याद करते हैं तो राधा नहीं होती, तो क्या हम कृष्ण को याद कर पाते? तो रानी दुर्गावती ले लो, झांसी की रानी ले लो, अवंती बाई ले लो, ये भारत देश में महिलाओं ने इतिहास लिखे हैं। लेकिन कहीं हमने ये तो नहीं पढ़ा कि उन्होंने उस इतिहास को लिखने के लिए अपने चरित्र को या अपने चित्र को बेचा हो। एक औरत का बहुत बड़ा गहना होता है। भारत जाना चाहता है कि भाई मर्यादा पुरुषोत्तम राम का राज्य है।
तो कहीं ना कहीं जब हमारे राष्ट्र की वो पहचान है तो हम उसको क्यों खोएं? हम क्यों समाज को ये बताने की कोशिश करें कि अगर विदेशों में लोग इस तरीके की अभद्रताएं करते हैं या थोड़ा सा नंगपन कर कह सकते हैं जिसको अपन करने की वजह से हम फेमस हो जाएं, तो क्या हम अपने परिवार के साथ नहीं रहते? क्या हमारे माँ बाप नहीं है? क्या हमारे भाई बहन नहीं है? क्या हमारा गांव नहीं है? हमारा शहर नहीं है? तो हमको ये कभी कभी सोच के बड़ी शर्म आती है कि ये लोग ये कर तो लेते होंगे लेकिन फिर अपने परिवार के सामने कैसे खड़े हो पाते हो? बिल्कुल, ये सोचने की तो बात। ये भेड़ बकरियों जैसा जीवन जीना ये बहुत गलत है। हमें कुछ अगर करना है तो हम अपनी मर्यादा में रहकर भी उस चीज को पा सकते हैं, क्योंकि परमात्मा अगर हमारे साथ में है और ईश्वर ने हमें अगर किसी चीज से नवाजा है तो उसमें कोई शक नहीं है कि वो हमको उस चीज से कभी वंचित करेगा या हमसे छीन लेगा, पर उसके लिए हम अपनी इज्जत बेच दें, ये बहुत गलत लगता है। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर विचार हैं आपके। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप जो रील्स बनाती हैं उसमें बुआ का ही किरदार? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। हमारे गांव में, जैसे कि मैं गांव के बारे में ज्यादा बात करती हूँ क्योंकि वो गांव ही याद आता है, क्योंकि मेरी जन्मभूमि है, मैं कैसे भूल जाऊँ। तो हमारे गांव में क्या होता है, बुआ मतलब पापा की बहन, जिससे हम मम्मी की शिकायत भी कर लेंगे। हमने ये देखा है कि अगर हमारे चाचा लोग, हमारे दादा लोगों को अगर दादी लोग परेशान करती थी या बब्बा डांटते थे तो वो बोलते थे बुआ आंदो पता है तो मैं सिखाया। तो बुआ मतलब बहुत पावरफुल व्यक्ति है जो गर्मी की छुट्टी में आएगा, रक्षाबंधन में आएंगी, तो हम सारी शिकायत करेंगे। और गाँव में ये चीज देखी कि किसी की बुआ आई, तो शहर में क्या होता है कि अपन एक कॉलोनी में रह के एक व्यक्ति को नहीं जान पाते, पर हमारे गांव में क्या होता है कि अगर हम अपने घर की बुआ हैं तो हम घर की बुआ नहीं है, पूरे गांव की बुआ हैं। तो अगर हमको किसी ने चलते फिरते आते जाते नजर पड़ गई तो काय बुआ पाला की, अरे कभी आ गई रे, आओ ये माँ पलने बुआ आ गई रे। तो वो चीज आई कि यार नहीं, ये कंटेंट है, बहुत प्यारा है और इसी को लेके जाना है। बिल्कुल। और क्योंकि बुआ भतीजे का रिश्ता बड़ा प्यारा सा माना जाता है कि बुआ आई है तो अब बस अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, बुआ आ गई मतलब अब हम डॉन बन गए, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, तो वो वहां से वो चीज आई। बिल्कुल। जैसे कि आपने बताया कि आप 12 गांव से बिलोंग करती हैं, तो वहाँ जब आपकी रील्स देखी जाती है तो क्या माहौल होता है, मतलब क्या उनका नजरिया, प्रतिक्रिया क्या होती है? मैम वो तो अकल्पनीय है। क्या होता है कि ना हम ससुराल में रहते हैं, ना हम मायके में रहते हैं, हम यहाँ शहर में रहते हैं क्योंकि भाई बच्चे को पढ़ाना है, परिवार चलाना है, तो कुछ तो करना होगा। तो जब हम जाते हैं, चाहे हम अपने मायके जाएं चाहे हम अपने ससुराल में जाएं, तो वो जो प्यार मिलता है ना कि लोग शाम को झुंड का झुंड बना के बैठ के, और मेरा नाम जो कि पूजा है तो गांव में सब पुज्जी 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 बोलते हैं, तो गांव में सब बैठ के झुंड बना के कि अरे पुज्जी की वीडियो आ गई, पुज्जी की वीडियो आ गई। और वो चीज इतनी प्यारी लगती है जब कभी कि जैसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति बैठा है और अचानक से उसने हमें वहां बैठे भी देख लिया और फिर मोबाइल में हमें देख लिया, तो वो जो क्वेश्चन होता है काहे भैया तुम इतने बैठी हो और जो टीवी में को बोला थे, जो मोबाइल में को बोला थे, तो वो इतना प्यारा लगता है और इतना प्यार मिलता है कि मतलब गांव गए हैं, मतलब हम कहीं स्टार हो ना हो, हम अपने गांव में स्टार हैं। जाएंगे तो लोग मतलब ये जरूर पूछेंगे काय आज वीडियो ने बन है का, तुम तो भैया घूमा ना गई। तो ये बहुत प्यारा लगता है। जी बिल्कुल। आगे और क्या करने का इरादा है आपका? अब कुछ सालों बाद अपने आप को कहाँ देखती हैं? अब ये है कि जो कि गुरु कृपा हो गई है, ईश्वर की कृपा है, परमात्मा की इच्छा है, तो भगवती का आशीर्वाद जहाँ तक ले जाए। पर ये है कि ये सोचा है कि अपने परिवार की जिम्मेदारी, अपने बच्चे की जिम्मेदारी और ईश्वर की भक्ति के साथ सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ना है। परमात्मा जिस शिखर तक लेके जाएगा, अपनी मर्यादा में रहकर, अपने दायरे में रहकर वो सब निकाल देंगे जो ईश्वर ने दिया है, क्योंकि अब पीछे नहीं हटना है, बस अब करना है। बिल्कुल। आप चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या सुनाना चाहेंगे? आपके दर्शकों को मैं यही सुनाना चाहूंगी कि मंजिलें उसको मिलती हैं जिसके सपनों में जान होती है, मंजिलें उसको मिलती हैं जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बहुत खूब। और हमारे युवा दर्शकों को, महिलाओं को खासतौर से आप अगर कोई संदेश देना चाहें?
मैं आपके सबसे प्रथम तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो कि आपने मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी। और आज इस समाज में हम जो गंदगी देख रहे हैं उसके लिए मैं इस देश की महिलाओं से, इस समाज की महिलाओं से यही कहना चाहूँगी कि आप जिस देश में रहते हैं वो दुर्गा का देश है, वो माँ सीता की धरोहर है, माँ राधा की धरोहर है, जगदम्बा की धरोहर है। हमारे भारत भूमि में रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाओं ने जहाँ जन्म लिए हैं, उस देश की नारी होकर हम अपने मान सम्मान, अपनी मर्यादा, अपने माता पिता की इज्जत का पूरा ध्यान रखते हुए अगर हम समाज में कुछ करने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए निकलेंगे, तो अगर परमात्मा ने हमें इतनी प्यारी जिंदगी से नवाजा है तो ऐसा तो है नहीं कि वो जो दिया है वो छीन लेगा। हम अपनी मर्यादा में रहकर भी बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, बहुत कुछ पा सकते हैं। उसके लिए हमें अपनी इज्जत को गंवाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हम अपने दायरे में रहकर भी बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। और हमारे समाज का इतिहास गवाह है कि हमारे समाज की नारियों ने जब जब आवाज़ उठाई है, जब जब कदम बढ़ाए हैं तो बड़े बड़े इतिहास लिखे गए हैं। तो हम जब उस देश की नारी हैं तो ऐसा क्यों होगा कि हम अगर अपनी मर्यादा में रहकर कोई काम करते हैं तो वहाँ हमको इज्जत नहीं मिलेगी, सम्मान नहीं मिलेगा, या कोई हमको ये कह दे कि हम गंवार हैं। तो ये बहुत बड़ी भूल है। हम इस समाज की महिलाओं को, युवाओं को बस यही संदेशा देने चाहेंगे कि भाई गाड़ी में बैठकर लड़की घुमाना, मोबाइल चलाना, चार प्यार की बातें करना ये जीवन भर हो जाएगा, लेकिन सबसे पहली आपकी जिम्मेदारी होना चाहिए कि अगर आप ईश्वर की कृपा से इतना प्यारा जीवन पाए हैं तो कुछ करके दिखाइए, कुछ बन के दिखाइए, क्योंकि सबके पास कुछ ना कुछ है। कोई भी व्यक्ति को परमात्मा ने खाली हाथ नहीं भेजा है। किसी को कला दी है, किसी को हुनर दिया है, किसी को मेहनत दी है, किसी को कुछ कर दिखाने का जज्बा दिया है। तो कहीं ना कहीं परमात्मा को अपना मानिए, ईश्वर का साथ पकड़िए और बस निकल जाइए और करिए। बेशक मिलता है, मिला है, और ये अपने देश का इतिहास गवाह है कि कभी भी कोई खाली हाथ नहीं रहा। तो बस मेरा यही संदेश है कि अपने मान सम्मान, अपनी मर्यादा की इज्जत करिए और इस समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास करिए। इसके साथ ही मैं पूजा पाठक बड़गैया आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। मन तो हमारा अभी भरा नहीं है पूजा जी, लेकिन क्या करें, समय की सीमा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतने अच्छे से हमसे बातें करने के लिए। तो ये थी पूजा पाठक बड़गैया जी, जिन्होंने बहुत ही मनोरंजक पूर्ण माहौल में हमसे बातचीत की और हम सभी को काफ़ी मज़ा आया। उम्मीद करते हैं आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। इसी तरह और भी चेहरे लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स।